आज मुझे एक मैसेज मिल रहा है और ये मैसेज ना बहुत स्ट्रेंज है। मतलब ये एक्चुअली जब व्हेन वी आर ऑन द पाथ ऑफ अध्यात्म, तब हम लोग एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन में होते हैं, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी होती है उस यूनिवर्सल एनर्जी को हम जिस भी फॉर्म में मानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे साथ उसी फॉर्म में आती है। और एक टाइम पे जब हम इस जर्नी में प्रोग्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको सब सब लोग जानते हैं कि एंजेलिक नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारी चीज़ें दिखती है और वो सब हमको कहीं न कहीं ना कम्युनिकेशन में लेके आती है। एक्चुअली उनका पर्पस हमको हमसे कम्युनिकेट करने का ही है। दीज़ आर ऑल द डिफरेंट वेज़ थ्रू व्हिच द यूनिवर्सल एनर्जी ट्राइज़ टू कम्युनिकेट विद अस, है ना? और समटाइम्स बहुत डायरेक्ट मैसेजेस भी हमको मिलते हैं, है ना? जिसको इसीलिए उनको चैनलाइज़ मैसेजेस कहते हैं एक्चुअली। तो हकीकत में ना मुझे आज जो मैसेज मिल रहा है इट्स वेरी स्ट्रेंज, बहुत डिफरेंट मैसेज है। और इस दुनिया में जब भी कोई भी डिवाइन एंटिटी आई है अवतार लेके, या उस डिवाइन का मैसेंजर बन के, पैगंबर जिनको बोलते हैं ना, या डायरेक्ट उस एंटिटी का इस वर्ल्ड में किसी न किसी फॉर्म में हमने उल्लेख सुना है कि जैसे एक टाइम पे हमने सुना है कि सनातन में तो बहुत बार सुना है कि शिव आए, कि काली माँ आई हैं, कि पार्वती आई है, कि वक़्त-वक़्त में वो आए। तो जब भी डिवाइन एनर्जी यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन वर्ल्ड में आई है, किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है? चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, डिवाइन एंटिटी जो यूनिवर्सल एनर्जी वो एक ही है। तो वो हर कम्युनिटी के लिए उसकी लैंग्वेज में बात करने के लिए अपना एक फॉर्म लेके आती है ना? तो उसका हमेशा से पर्पस यही था कि हम इस संसार में जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड एक यूनिवर्सल एनर्जी के लॉ पे वर्क करता है कि हम लोग सब ही एनर्जी बीइंग्स है ना? हमारी जो जितनी भी इस अर्थ पे एंटिटीज है, जिसको हम लिविंग नॉन लिविंग बोलते हैं, वो नॉन लिविंग भी इंक्लूड करके सबकी सब एनर्जी एंटिटीज है। और जो अ, जिसको प्रकट अप्रकट बोलते हैं ना, यानी कि जो फॉर्म लेके आई है या फॉर्मलेस उसमें भी है, जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं, वो भी एनर्जी एंटिटीज ही हैं। बस उन्होंने अब अभी वो उस स्टेट में नहीं, जहाँ पे उनको कोई मटेरियल फॉर्म या कोई फिजिकल फॉर्म मिला हो, है ना? कोई बॉडी नहीं है, है ना? तो यहाँ पे एनर्जी ही एक अकेला वो है सोर्स, जिससे लाइफ चल रही है या ये संसार चल रहा है, ठीक है? लेकिन इस एनर्जी का फॉर्म जो है, वो एनर्जी इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस क्या है ना? और वो इन ट्रूएस्ट इट्स प्योरेस्ट एसेंस ये लव है, प्यार, है ना? जो मोहब्बत बोलते हैं ये वो है। यानी कि जिसमें भी एनर्जी है ना, उसमें ये एनर्जी इसी फॉर्म में रहती है। इसीलिए जब भी हमें आध्यात्म की राह पे जाना होता है ना, तो हमारे लिए ज़रिया हमेशा मोहब्बत ही बनती है, चाहे वो ईश्वर से हो। अगर ईश्वर से होगी तो मतलब भक्ति कहलाएगी, किसी इंसान से होगी तो वो प्रेम कहलाएगी, है ना? और ये अलग-अलग लेवल से अलग-अलग, और ये मतलब किसी भी फॉर्म में किसी को किसी से भी कहीं भी हो सकता है। और ये जो मोहब्बत है जिसको मिल जाती है ना, जिस मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ, जो उस एनर्जी का ट्रूएस्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे कोई अलग मोहब्बत नहीं है, यानी सच में किसी को वो मोहब्बत हो जाए या जग जाए, तो वो हकीकत में उसकी आत्मा को जगाने का काम कर रही है, ठीक है? तो ये एनर्जी का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो उसका ट्रू एसेंस है, उसकी आइडेंटिटी वो लव है। और अब हम सब में वो एनर्जी है, लेकिन हम अपनी उस एनर्जी के उस एसेंस में है ही नहीं। बहुत सारे लोग उस लव वाले एलिमेंट को खो चुके हैं। बहुत ही मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, है ना? बहुत ही शैलो सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। और इस वजह से ये लव वाला जो पार्ट है ना, वो मिसिंग होता जा रहा है। और इसी वजह से शैडो एस्पेक्ट्स और ज़्यादा आ रहे हैं। शैडो एस्पेक्ट्स जितने भी हमारे वर्ल्ड में है, वो बहुत डिफरेंट रीज़न्स की वजह से, और उसके लिए मैंने पहले भी आई गेस मैसेज दिया है अ, कि वो कैसे मरा वाली एनर्जी जो प्लेजर सीकिंग एनर्जी की वजह से आती है, ठीक है? वो सब सुपरफिशियल एस्पेक्ट से ही आ रही है ना? सर्वाइवल से। तो उसका रीज़न ये भी होता है कि हम अपने पैशन में, अपनी डिज़ायर्स में, अपने प्लेज़र के अंदर
कहीं ना कहीं थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं, और वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो धीरे धीरे हमको एक सेल्फिश बीइंग बनाता है। और चाहे हम अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त किसी और के लिए कोई एंटीज़म पाल रहे हैं, या उस सामने वाले ग्रुप के लिए इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम सेल्फिश ही हो रहे हैं, सॉरी सेल्फिश ही हो रहे हैं। यानी कि सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं, सेल्फिश होने का मतलब ये है या तो सिर्फ मैं या सिर्फ मेरा। यानी कि जो सिर्फ मुझे या मुझसे कंसर्न हो ना, यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं तो अपने ग्रुप के बारे में बहुत सोचती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत लार्ज ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अपने उस थिंकिंग में, और उन लोगों की टूवर्ड्स में इनकंसिडरेट हो रही हूँ, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, जैसे अर्थ के रिसोर्सेज या जो भी, यानी इन ट्रूएस्ट फॉर्म में थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड हो रही हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है ना, यहाँ पे लव का एलिमेंट जा रहा है, क्योंकि जिससे मेरा अटैचमेंट है वो तो मैं वैसे भी प्लेजर वाले उसमें हूँ ना। अटैचमेंट्स आर मोर कंसर्न विद प्लेजर माइंड, है ना। इट इज नॉट रिलेटेड टू दी ट्रू हैप्पीनेस, है ना। इसलिए अटैचमेंट्स जिसको मोह कहते हैं ना, वो सही नहीं है। ठीक है, लव डज नॉट, like love is not concerned with all these attachments. Love is just there, you know it, you're secure with your feelings, you're secure with the person who you are in love with. So love is very different, और लव का रियल एस्पेक्ट किसी बहुत कम लोग जान पाते हैं अपने लाइफ में, और इसीलिए वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है, जो ट्रू लव बोलते हैं हम, है ना। लव है, ट्रू लव है, कोई डिफरेंट नहीं है। लव का एक ही एस्पेक्ट है, और उसमें अटैचमेंट्स या इनसिक्योरिटीज या फियर्स कभी नहीं आ सकते। इफ लव इज देयर, तो वो ट्रू डिवोशन, ट्रू फेथ है, उसके अलावा वहाँ पे और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो यूनिवर्सल एनर्जी का जो एसेंस है, कि यूनिवर्सल एनर्जी भी क्या है, वो लव है। क्योंकि उस यूनिवर्सल एनर्जी को कोई देख ही नहीं सकता, जो भी देखते हैं ना वो अपने परसेप्शन में उसको देखते हैं। कोई उसको किसी एक छवि में देखता है, कोई किसी उसको किसी एक सूरत में देखता है, लेकिन हकीकत में उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है। और वो जैसा चाहे वैसा फॉर्म वो खुद भी ले सकती है, हम भी इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। क्योंकि हम उसी एनर्जी का कंटिन्यूएशन है, ये सब कुछ उसकी कंटिन्यूटी है। तो अगर हम उसको फॉर्मलेस स्टेट में जान गए, तो फॉर्मलेस स्टेट क्या है, वो फॉर्मलेस स्टेट है लव। और इसीलिए लव इस वर्ल्ड का एक वो बार बार, इसीलिए सारे के सारे पैसे मैसेंजर्स, पैगंबर, अवतार आके हमको प्यार ही सिखा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं वो डीप डाउन हमसे यही चाह रहे हैं कि हम प्रेम मोहब्बत से संसार में रहे, ना सिर्फ इंसानों के प्रति, हर हर स्पीशीज, हर लिविंग एंटिटी, नॉन लिविंग एंटिटी की टुवर्ड्स वो लव रहे। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इसीलिए कला कला में प्यार होता है। कोई कलाकार होता है ना, उसमें मोहब्बत होती है। अगर उसमें एरोगेंस आ जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर वो मोहब्बत नहीं करेगा ना, तो उसको कभी भी उसमें कला आएगी ही नहीं। वो मोहब्बत वो किससे करता है, वो सबका इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे आ, एक शिल्पकार है, वो एक पत्थर में भी बहुत खूबसूरत मूर्ति बना देता है ना, गढ़ देता है एक पूरी छवि। वो उसके मन के प्रेम की छवि होती है, जो वो उसमें डाल पाता है ना, उसकी भावना, तभी वो इतने खूबसूरत रूप ले पाती है कि एक पत्थर को भी हम इतना सुंदर बना सकते हैं, है ना। तो ये तरीका है उस मोहब्बत को दिखाने का संसार को, है ना, उसमें संसार में लाने का। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ना, कि कलयुग में एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना हो रही है। कलयुग का जो सबसे बड़ा वरदान है ना, वो ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। कलयुग में ये अगर सनातन परंपरा में देखें तो 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग लास्ट होता है ना। और उसके बाद फिर से सारी सब कुछ रीस्टार्ट होगा, ऐसा माना जाता है। तो कलयुग तक, अभी तक हमको 3 युगों में जो जितने भी दिव्यात्माएं आई, उन्होंने जितना भी ज्ञान को खोजा है और ज्ञान को पाया है और उस ज्ञान को संसार में दिया है, जो कैसे न कैसे करके हमारे पास आया है ना। हम सतयुग में जितने भी अवतार हुए विष्णु के, उनके बारे में भी जानते हैं, उनकी कथाएं भी जानते हैं। त्रेता युग के, द्वापर युग की कहानियां भी हमको पता है। कैसे पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिव्यात्मा उनको कंटिन्यू करती हुई आती है। क्योंकि उन युगों की आत्माएं भी वापस आके इसी संसार में आती है, जो कभी किसी के गुरु बनती है, किसी के मार्गदर्शक बनती
है ना? और वो हर पल आते रहते हैं। कोई भी आत्माएँ ऐसा नहीं है कि चली गई है, वो संसार में ही है, संसार एक ही है, कोई अलग-अलग जगह नहीं है ना? तो वो जब हमको ज्ञान मिला ना कलयुग में, ये सारी जानकारी हम सबको मिल गई है, बहुत आसानी से मिल गई है, बिना खोजे मिल गई। जिस जानकारी को खोजने के लिए एक समय पे कई ऋषियों ने या कई दिव्यजनों ने साधनाएँ की थी, कई सालों तक की साधनाएँ की थी, ऐसा माना जाता है। मैं पौराणिक कथाओं के आधार पर बोल रही हूँ ये। पर मुझे लगता है कि जैसे आपके पास कितना भी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हो, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में होते हो ना, तो आपका मतलब अगर आप इस सोल सर्चिंग यानी आध्यात्मिक राह पे होते हो ना, तो आपका टाइम अलग हो जाता है, आपकी टाइम की स्पीड अलग हो जाती है, आपकी एजिंग स्पीड अलग हो जाती है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और ये हर एक इंसान जो इस सफ़र से गुजर रहा है उसको पता है, इसीलिए वो कभी भी मौत को लेके या इस सब चीज़ों को लेके इनसिक्योर नहीं होगा। बिकॉज़ उनको नहीं पता है, उनका पेस बिल्कुल चेंज हो गया है, और वो पेस नॉर्मल बॉडी के पेस से फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द फेज दे आर गोइंग थ्रू। ठीक है? और इस वजह से क्या ना, तो जब उन्होंने किसी ने कभी भी अपने सोल सर्च में जो-जो ज्ञान प्राप्त किया और हमको दिया, है ना? तो हमारे लिए वो सब किताबों में या कहानियों में या कथाओं के द्वारा हमको मिल गया। हर धर्म में ये चीज़ हुई है। तो हम लोगों के पास जानकारी हो गई है। इस वजह से हमको लगता है कि अच्छा, हम तो जानते हैं, हमको तो पता है, वी नो इट। पर ये सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे लिए कि हमको लग गया हमने जान लिया, तो हमने वहाँ पे रुक लिया कि मैंने इतनी किताबें, सबसे बड़ा इसीलिए मैं इसलिए कहूँगी कि किताबें पढ़ने से पहले किताबें पढ़ने लायक इंसान बनना चाहिए। किताबें पढ़ने का जो आज ट्रेंड चल रहा है ना, कि शौक है लोग लोग और इसको एक गुड हॉबी मान के लोग प्रमोट करते हैं। किताब पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी सिर्फ तब है जब आप किताब पढ़ने के लायक बन सकते हो, है ना? बुक रीडिंग कोई हॉबी नहीं है या कोई एक्सरसाइज नहीं है या कोई मेंटल प्रोग्रेस के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए वो कर रहा है, वो नहीं, इट्स नॉट अ टूल फॉर योर डेवलपमेंट, है ना? ये डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये वो टूल है जहाँ पे किसी का, कोई डेवलप्ड पर्सन ने उसको लिखा है। ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ये लोग नहीं समझ पाते कि अगर कोई इंसान किताब लिख रहा है ना, तो वो किताब सिर्फ तब लिख पाता है जब उसने उस इन्फॉर्मेशन को जिया है, महसूस किया है। यानी वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पहले इंडिविजुअल तौर पर डेवलप हुई है। अगर उसने सिर्फ दूसरी बुक्स को पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन किया भी है ना डेवलप, तो भी वो जो लिखेगा ना, उसको वापस राइट करेगा, मतलब वापस राइट करेगा, मतलब कि उसको क्रिएट करेगा इन एनी एस्पेक्ट, तो वो उसके अंदर कुछ बिल्ड करेगा। अदरवाइज आप किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ ऐसे ही पास डाउन करो ना, तो आपको पता चलता है, रीडर्स जो अच्छे रीडर्स हैं ना, उनको पता चलता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी शैलो है, चाहे वो कितनी भी अच्छी रिसर्च हो। वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन डज नॉट मीन that it is coming from the depths of your inner self, क्योंकि वो डिफरेंट होता है। नॉलेज हैज टू बिकम विजडम, आफ्टर दैट इट कैन बी शेयर्ड विदाउट बीइंग, मतलब इफ वट एवर यू नो इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द पाथ, सॉरी मेरा पता नहीं वर्ड फंबल हो रहा है, सॉरी, आई टेक अ मोमेंट, सॉरी। वट एवर वी नो, until we transform it into the wisdom, उस wisdom वाले aspect में, है ना? until we don't do it, तब तक वो एक incomplete चीज़ है। वो information complete नहीं है, क्योंकि उस information को जानने के बाद जब हम उसको आत्मसार करते हैं, उसको wisdom में convert करते हैं, transform करते हैं, तब actually वो true knowledge जो है, जो actually जो knowledge हमको मिली, उसका real aspect निकल के आता है। और अगर हम वो नहीं करते और हम इसको सिर्फ शेयर करते रहते हैं ना, तो वो तोते की तरह बोली गई चीज़ है। इसीलिए बुक पढ़ना, मतलब ठीक है, छोटी-मोटी स्टोरीज़ वगैरह ओके, इट्स ओके, रीडिंग हैबिट्स इंस्टिल करना ओके, ओके, मैं उन सब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक्चुअली द राइट वे टू रीड अ बुक इज़ टू फर्स्ट बिकम दैट पर्सन जो उस बुक को रीड करने लायक हो। जिस भी टाइप का आपका बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर कोई फिलोसॉफिकल या कोई ऐसी
लाइफ से रिलेटेड कोई बुक्स है या कोई अध्यात्म या इससे रिलेटेड बुक है, तो वो तो पहले आप प्रिपेयर हो जाओ, फिर ही पढ़ो फिर, और रिलीजियस बुक्स नहीं तो आप कभी भी सिर्फ आप फिर किसी और की इन्फॉर्मेशन को अपने सर में लेके और इधर-उधर बस बकते जाओगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकोगे आप, और वो कुछ भी काम नहीं आएगा। वो आपका सिर्फ और सिर्फ शैडो एस्पेक्ट तो बढ़ाएगा। वो अपने आपके एरोगेंस, आपके आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ कर देता। इसीलिए किताबें पढ़ने के लिए किताब पढ़ने लायक बनना पड़ता है, क्योंकि जिसने लिखी है ना वो पहले डेवलप हुआ है और आपको उसने अपने डेवलपमेंट के बाद वो इन्फॉर्मेशन ली है। और वो उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक पूरा का पूरा परसेप्शन है उसका खुद का उस नॉलेज को अ देखने का, महसूस करने का। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम बस बुक्स रीड करते हैं बिकॉज़ वी फील कि ओह! बुक्स रीड करना इंटेलिजेंस शो करता है। नो, ये इंटेलिजेंस का टोटली ऑपोज़िट हो जाता है अगर हम बिना रेडी हुए बुक्स रीड करें। और रेडी होना कैसे, मतलब कि क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये तो जान लें कि हम किस टाइप के परसेप्शन से वर्ल्ड को देख रहे हैं। हमारा परसेप्शन क्या है वर्ल्ड को लेके, और अगर हमारा सिर्फ सिंगल मतलब एक बहुत ही नैरो परसेप्शन, नैरो मतलब का ये नहीं होता है कि आप पिछड़ी सोच वाले हो। नैरो मतलब ये होता है कि आप किसी एक या दो पर्सपेक्टिव से ही किसी इन्फॉर्मेशन को सोच पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडेन करना सीखना चाहिए कि आप मल्टीपल डायमेंशन से भी उस इन्फॉर्मेशन को देख सको। यानी कि अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो, तो धीरे-धीरे हम अपनी फैमिली में एक-दूसरे के साथ रह के सीख क्या रहे हैं कि हम इतने डिफरेंट लोग हैं लेकिन हम सब फिर भी साथ में रह पा रहे हैं। क्यों? जनरली जो एक फंक्शनल फैमिली होती है ना, जनरल एस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि हम धीरे-धीरे ये सीख जाते हैं कि अच्छा मेरी सिस्टर तो ऐसे परसीव करती है। हम उसकी परसेप्शन को भी सीख जाते हैं। देखना कि नहीं, नहीं देखना, मेरी सिस्टर इस तरह से ही इस इन्फॉर्मेशन को लेगी है, मेरी मदर ऐसे लेगी है, मेरे फादर ऐसे लेगी है, मैं ऐसे लूँगी। तो उस समय हमारे अंदर मल्टीपल परसेप्शन डेवलप करना हमें आ जाता है कि हम भले उस परसेप्शन को एक्सेप्ट करें या ना करें, पर हम उससे देखना सीख जाते हैं। और सम वे बियॉन्ड, इफ अगर हम इससे बियॉन्ड जाते हैं कि इसको थोड़ा-सा और ग्रोथ देखें, हमारे सिर्फ फैमिली के अलावा हमारे फ्रेंड्स हुए या हमारे कोई रिलेटिव्स हुए, उनके परसेप्शन भी हमको समझ में आने लगे कि वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम। एक्चुअली सबसे बड़ी बात फैमिली की ये होती है कि 99% टाइम हम बहुत ही नॉर्मल या बहुत ही यूजलेस टॉपिक्स पे गॉसिप करते हैं। ठीक है? अ, मैं यूज़लेस नहीं बोलना चाहूँगी, सॉरी, आई विल टेक दैट वर्ड बैक। यूज़लेस यानी कि मतलब कोई बहुत ही ऐसे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, हम जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यस, हाँ, हम बहुत जनरल टॉपिक्स पे बहुत यूजुअली बात करते रहते हैं। कभी वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में हो सकती है, कभी किसी सिचुएशन के बारे में हो सकती है ना? या बिल्कुल ही किसी कोई चीज़ के बारे में हो सकती है ना? तो हम जब भी वो बात करते हैं ना, तो हमको वहाँ पे ना हर इंसान के पर्सपेक्टिव्स दिख रहे होती है। अच्छा, इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो हम फिर धीरे-धीरे अपनी फैमिली से बियॉन्ड जाके भी परसेप्शंस डेवलप करना सीख पाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से एक रिजिड पर्सनैलिटी जो अपने परसेप्शन के अलावा बाकी सब परसेप्शंस को रिजेक्ट करता है, नेगेट करता है और उसके अपोज़िट जाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है ना कि वहाँ नैरो माइंडेडनेस आने लग जाती है। और वो ऐसे व्यक्ति तो बुक ना ही रीड करे तो अच्छा, कोई सी भी, कोई साइकोलॉजिकल या कोई थ्रिलर या कोई सोशल या कोई भी टाइप की, मतलब कोई फैंटेसी बुक भी ना रीड करे, क्योंकि फिर वो हमेशा एक ही परसेप्शन को, उस सारी इन्फॉर्मेशन को देखेगा। तो उससे पहले तो वो इंसान अपने आप को ब्रॉडेन करना सीखे, बिकॉज़ एक बुक किसी ने भी पढ़ी है, तो जब तक एक इंसान जो रीडर है उसका एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं है किसी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने का, तो वो हमेशा उस इन्फॉर्मेशन को गलत लेगा। और इसीलिए किताबें फिर मतलब सोसाइटी में लाइट प्रकाश फैलाने की जगह अंधकार फैलाने लग जाती है, क्योंकि वो रीडर्स ऐसे हैं और फिर वो उसको वैसे ही पास डाउन करेंगे। वो वैसी ही मेंटालिटी बिल्ड करेंगे। इसीलिए तो सोसाइटी में सेक्शनैलिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि नैरो माइंडेड लोगों ने ही उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। सेक्शन, 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 कोई भी यूनाइटेड नहीं है। कोई यूनाइटेड एस्पेक्ट में नहीं सोच पाता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। समटाइम्स इट इज़ रॉन्ग, समटाइम्स इट इज़ रॉन्ग, समटाइम्स इट इज़ राइट, समटाइम्स इट इज़ द अदर थिंग इज़ राइट, मतलब सॉरी। तो फर्स्ट चीज़ ये है। लेकिन क्या होता है ना कि कलयुग में लोगों ने यही चीज़ सबसे ज़्यादा की है कि बिना जाने ही रीड करना चालू कर दिया है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो रीड की, अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ी। सबसे पहले हमारे पास कोई बुक आती है, हमारी फैमिली अगर थोड़ी रिलीजियस एस्पेक्ट में मतलब उनका रिलीजियसिटी है बहुत ज़्यादा, तो वो हमको पहले रिलीजियस बुक्स पढ़ाएँगे। तो हमारा बचपन में कितना ही परसेप्शन डेवलप हुआ होगा। और फिर हम अपनी फैमिली के एक खुद के ऑलरेडी सेट परसेप्शन से सीखते हैं, क्योंकि हमारी यूजुअली जनरली सोसाइटी और फैमिलीज़ वो करती है कि खुद के परसेप्शंस को ही हमेशा आगे बढ़ाती है।
कि आपका खुद का नैरो परसेप्शन है और आप ही अपने बच्चों में या अपनी सोसाइटी के लोगों में सेम माइंडसेट ही बिल्ड कर रहे हो, तब लोगों का ओरिजिनल परसेप्शन एक्चुअली कभी बिल्ड ही नहीं हुआ। बहुत कम लोग होते हैं जो है ना दूसरों के परसेप्शन एक्सेप्ट नहीं करते, वो ना वर्ल्ड को अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे डोंट टेक द इंफॉर्मेशन थर्ड एंड फोर्थ हैंड, नो, वो फर्स्ट हैंड है सबको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दोस फेल्यूर्स एंड all those difficulties that they'll face in their journey, because they are like, they know somewhere deep down inside of them that whatever they are being handed is not uh, in its truest essence वो नेगेटिव है, जो होना चाहिए, मतलब कि एक परसेप्शन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो जैसे कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन दी गई तो उनको ये समझ में आता है कि यार इतना ही सच नहीं हो सकता है, लाइक दैट व्हाट आई मीन टू से, बस इतना ही सच नहीं हो सकता है। सो दे एम्बार्क ऑन देयर ओन जर्नी और वहां जाके वो खुद उस चीज को ना एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए तो ऐसे लोग बहुत ही फिलोसॉफिकली चीज वर्ल्ड को डिफरेंट देखते हैं, ऐसे लोग आर्टिस्ट बनते हैं, ऐसे लोग फिलोसोफर्स बनते हैं, ऐसे लोग टीचर्स बनते हैं, गुरु बनते हैं। टीचर्स एज इन नॉट इन स्कूल एंड ऑल, टीचर्स एज इन लाइफ में, है ना, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने सीखा है, उन्होंने किसी किताब को पढ़ के नहीं बोले। और जो भी कभी भी कोई अपनी बात में कोट करता है ना, मैंने ये किताब में पढ़ा है, यानी कि सर अभी आपने इंफॉर्मेशन को अपना बनाया ही नहीं। तो फर्स्ट तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रीड करो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे फिलोसॉफिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, जो भी हो, कोई फैक्ट बेस्ड डेटा बुक भी क्यों ना, पहले उसको देखो, सीखो, है ना। और जो फैक्ट बुक्स पढ़ते हैं और जो फैक्ट्स पे चलते हैं, मैं तो बोलूँगी कि अभी तो आप बुक पढ़ना कि आप तो कुछ सीखे ही नहीं हो वर्ल्ड में, क्योंकि फैक्ट्स तो सबसे ज़्यादा ईज़ी है टू मैनिपुलेट, है ना, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड में कोई कैसे फैक्ट दे सकता है कि इट इज़ दिस, जो वर्ल्ड स्टैटिक ही नहीं है उसमें कोई फैक्ट स्टैटिक कैसे हो सकता है? हाँ, तो पहले तो मतलब आई रियली डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। और यही कलयुग का सबसे बड़ा अभिशाप है कि हम लोगों ने सोच लिया कि हमको सब इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमको दूसरों का थर्ड फोर्थ हैंड परसेप्शन मिल गया, कि जिसने बुक लिखी उसने अपने एक टाइम में वो बुक लिखी थी। अब तो टाइम इतना चेंज हो गया है,